नमस्कार। कोविड ओपीडी में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, जहां पर कोविड ओपीडी के जरिए हम डॉक्टर्स को अपने साथ जोड़ते हैं और उनसे आपके सवालों के जवाब लेते हैं। आपको बता दें कि कोरोना की रफ्तार भले ही कम हो रही है, लेकिन सरकार की चिंता अभी भी बरकरार है। कोरोना के नए डेल्टा प्लस वेरिएंट ने शासन और प्रशासन की चिंता को बढ़ा दिया है। चिकित्सकों की माने तो डेल्टा प्लस वेरिएंट तीसरी लहर का कारण बनेगा। ऐसे में सरकार अभी भी सावधानी बरतने की अपील कर रही है। ऐसे में इंडिया न्यूज ने ओपीडी की शुरुआत कर इस पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत आप घर बैठे डॉक्टर से बातचीत कर सकते हैं, डॉक्टर से कोरोना के संक्रमण से बचाव को लेकर सलाह ले सकते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर दीपक गुप्ता, जो आपके सभी सवालों का जवाब देंगे, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। तो फोन नंबर्स लगातार हम फ्लैश करें, जिनको डायल कर आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप सभी से दरख्वास्त है कि जब भी फोन नंबर को डायल करें, अपने टीवी के वॉल्यूम को जरूर कम रखें, जिससे कि आपकी आवाज साफ हम तक पहुंच सके और डॉक्टर साहब जो भी सुझाव आपको दे वो भी आप साफ साफ सुन सके, क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कोरोना काल में डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही यहाँ पर अपना खान पान रखना, अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ाना, और साथ ही साथ अगर आप किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं तो डॉक्टर के बिना सलाह के कोई भी दवाइयां न लें, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि सही समय पर सही ट्रीटमेंट लेना अनिवार्य होता है। ऐसे में कोरोना महामारी के बीच अब डेल्टा प्लस वेरिएंट की सुगबुगाहट में लोगों के जहन में डर पैदा कर दिया है। कई मामलों की पुष्टि भी लगातार डेल्टा प्लस वेरिएंट की हुई है। इन सब के बीच स्वास्थ्य महकमा पूरी तरीके से अलर्ट है। क्या कुछ इस नए वेरिएंट के लक्षण हैं, किस तरीके से संक्रमण फैलता और कितना खतरनाक ये पुराने डेल्टा वेरिएंट से है, इसको लेकर तमाम सवालों के जवाब आज डॉक्टर साहब से हम लेंगे, जहां पर डॉक्टर दीपक गुप्ता हमारे साथ जुड़ेंगे और कई महत्वपूर्ण सवाल होंगे। आपसे भी दरख्वास्त है कि आप फोन नंबर जो लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं उनको डायल कर हमसे जुड़ सकते हैं और अपने तमाम सवालों को घर बैठे उनका जवाब आप ले सकते हैं। हम सभी को ये समझना होगा कि कोरोना भी खत्म नहीं हुआ है, ये त्रासदी बहुत बड़ी है। ऐसे में इस वक्त की गई एक छोटी सी लापरवाही भी भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है। ऐसे में हम सभी को तमाम गाइडलाइंस का पालन करना तो अनिवार्य है ही, लेकिन अगर आप पूरी तरीके से स्वस्थ हैं तो भी आपको बिल्कुल भी लापरवाह नहीं होना है। अच्छा खान पान बनाए रखना है और दिनचर्या को भी अच्छे से बनाए रखना है। चलिए ओपीडी की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर दीपक गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। सर, शुरुआत में इसी सवाल के साथ करना चाहूंगी, क्योंकि कोरोना काल की दूसरी लहर के बीच अब डेल्टा प्लस वेरिएंट सामने आ रहा है, जिसके कई मामलों की देश में पुष्टि भी हो चुकी है। कितना खतरनाक ये पुराने वेरिएंट से है? मैडम, खतरा तो है, और क्योंकि नया वेरिएंट आता है तो कुछ स्पेसिफिक लक्षण लेके आएगा, इसको पहले से तय करना या बता पाना संभव नहीं। तो जो पुराने वेरिएंट में सामान्य लक्षण थे कोरोना के, वही इसमें भी रहेंगे। सामान्य सर्दी जुकाम, खांसी, बुखार, शरीर में थकावट, कमजोरी होना, तो इन्हीं लक्षणों के साथ ये भी दस्तक दे रहा है और हमारे मध्य प्रदेश में भी आया है। और हम लोग तैयार हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो सरकार के द्वारा बार बार गाइडलाइन दी जाती है, उन गाइडलाइन के अनुरूप हम सब व्यवहार करें। और मैं यही अपील करना चाहता हूँ लोगों से कि जो मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, इसको पालन करें, बार बार हाथ धोने की आदत को रखें, शिथिलता न बरतें कि सेकेंड वेव चली गई है तो अब जो है खतरा टल गया है। बाकी कोई चिंता का विषय नहीं है, हम लोग तैयार हैं। मुस्तैदी से शासन प्रशासन ने भी कोशिश की है और संसाधन बढ़ाए हैं, तो ठीक है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो तमाम बेसिक पॉइंट्स हैं इनको तो ध्यान में रखा जाए, गाइडलाइंस का भी पालन किया जाए। लेकिन डॉक्टर साहब, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि इस नए वेरिएंट के लक्षण क्या कुछ है। क्या इसमें कोई अन्य लक्षण भी देखने को मिल रहे हैं, या फिर पुराने डेल्टा वेरिएंट के समान ही इस डेल्टा प्लस वेरिएंट के भी लक्षण होंगे? लक्षण तो मैडम सेम ही रहेंगे, और उसमें कुछ स्पेसिफिक लक्षण जिनसे लक्षणों के आधार पर तय किया जा सके कि ये डेल्टा वेरिएंट का कोरोना है, ऐसा अभी तक कुछ स्टडी में नहीं है, या ऐसा कुछ गाइडलाइन हम लोगों को नहीं है या देखने में नहीं आ रहा है जी। लेकिन तो वो सामान्य लक्षण ही रहेंगे, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। डॉक्टर साहब, आपकी आवाज़ चली गई है। मैं चाहूंगी कि एक बार फिर से आप कनेक्शन को चेक करें। इन सबके बीच जवाब जो है लगातार हम डॉक्टर साहब से ले रहे हैं। आवाज़ आपको मिल रही है डॉक्टर साहब मेरी इस वक्त? जी मैडम, सुन पा रहा हूँ मैं आपको। जी, सवाल यही होगा कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि सामान्य लक्षण होंगे, और कहा यह भी जा रहा है कि पिछले जो वेरिएंट है उसके जो लक्षण थे हूबहू वैसे ही लक्षण देखने को मिलेंगे, तो लोगों को बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं। अगर ऐसे कोई लक्षण पाए जाते हैं तो आप डायरेक्ट डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन ये पॉइंट भी निकल कर सामने आ रहा है कि पुराने वेरिएंट से ज़्यादा खतरनाक ये होगा, क्योंकि जो संक्रमण की दर है पिछले वेरिएंट से कई फीसदी ज़्यादा है। जी हाँ, देखिए, जब भी वायरस म्यूटेशन लेता है तो नए अवतार में अवतरित होता है।
पुराने अवतार के लिए जब जिन लोगों को पहले से इन्फेक्शन हो चुका है या जो लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं, तो उनका शरीर उससे लड़ने के लिए ज्यादा सक्षम रहता है। लेकिन जब वो अपना अवतार बदल लेता है या अपना स्वरूप बदल लेता है, तो फिर स्थिति इम्यूनिटी की वैसी ही पूर्ववत हो जाती है। इसलिए उसके खतरे निश्चित तौर पर बढ़ जाते हैं और इसके इन्फेक्शन की दर ऐसा ज्यादा आ रहा है कि तुलनात्मक रूप से ज्यादा तेज रहेगा, इन्फेक्शियस रेट ज्यादा तेज रहेगा। तो अगर ये हमारे बीच आता है तो हमको और ज्यादा सतर्कता और ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग इत्यादि का पालन करना अनिवार्य है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तमाम गाइडलाइंस का पालन किया जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये भी समझना है, क्योंकि बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है डॉक्टर साहब ये कि वैक्सीन को लेकर लोग बहुत ज़्यादा जागरूक है, वैक्सीन लगवा भी रहे हैं, लेकिन अब उनके मन में एक और डर पनपने लगा है कि क्या ये वैक्सीन डेल्टा प्लस वेरिएंट पे काम करेगी? नहीं मैडम, वैक्सीन के तो उपयोग रहेंगे और हैं, और वो जरूरी भी है और इसीलिए सब लोग लगा भी रहे हैं, जागरूकता भी बढ़ी है। तो वैक्सीनेशन से तो जनरलाइज इम्यूनिटी जो कोरोना वेरिएंट के प्रति थी वो रहेगी। हाँ, अब जब म्यूटेशन के बाद कुछ स्पेसिफिक लक्षण आते हैं तो कहीं कहीं इम्यूनिटी ब्रेक हो सकती है, लेकिन निश्चित तौर पे वो उतनी गंभीरता से आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएगी जितनी अगर आप इम्यूनाइज नहीं है तो आपका हो सकता है। तो लीथल कंडीशन मतलब मृत्यु जैसी स्थितियां नहीं बनेगी, सीवियर निमोनिया या सीवियर ऑक्सीजन की कमी जैसी परिस्थितियां नहीं बनेगी। सामान्य तौर पर जो सर्दी जुकाम बुखार के लक्षण रहेंगे वो तो रहेंगे, इसलिए इसका एडवांटेज रहेगा और इसको इनकार नहीं किया जा सकता और वैक्सीन सबको लगाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। अब ज़्यादातर लोगों को पहली डोज लग चुकी है, लेकिन दूसरी डोज भी सही वक्त पर लगवाएं। लेकिन खबर जिस तरीके से सामने आती है कि जैसे किसी व्यक्ति ने पहली डोज ली है, उसके बाद उसको कोविड हो गया है, तो लोग लगातार यही सवाल पूछते हैं कि क्या उसके बाद दूसरी डोज लेना अनिवार्य है, क्योंकि एंटीबॉडीज तो वैसे ही डेवलप हो जाएंगे अगर आप कोविड से रिकवर हो जाएंगे। वैक्सीनेशन का तो दोनों डोज लेना है। हाँ, अगर अभी आपको कोरोना हो गया है तो उसका गैप अपन यूजुअली कोवैक्सीन के साथ 28 डेज और कोविशील्ड के साथ 84 डेज के गैप के बाद हम लोग लगाते हैं। तो अगर बीच में अगर किसी को हो गया है तो 3 महीने के गैप से फिर वो वैक्सीनेशन का अपना पूरा डोज कर सकता है। तो अगर आपको हुआ भी है कोविड तो ही वैक्सीनेशन कराना है। बिल्कुल, जिस तरीके से कोविड के बाद पोस्ट सिम्टम देखे जा रहे थे कोविड के जो ज़्यादा घातक बताए जा रहे थे, ऐसे में डेल्टा प्लस वेरिएंट के संक्रमण की चपेट में अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर साहब आता है तो जो पोस्ट इफेक्ट होने वाला या फिर साइड इफेक्ट जिसे कहें, क्या वो भी उतना ही घातक होगा या उससे भी ज़्यादा घातक हो सकता है? नहीं, घातक तो मैडम जब शरीर में कोई वायरस अटैक करता है और अगर अपनी इम्यूनिटी से वो नहीं सामान्य लक्षणों के ऊपर चला जाता है, सीवियर निमोनिया हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो वो जो परेशानियां आपको आने वाली हैं उनसे अगर आप सही समय पर उपचार लेते हैं तो बचा जा सकता है। और चिंता की बात नहीं है, क्योंकि आप डॉक्टरों की चिकित्सीय समझ भी बढ़ी है कोरोना से लड़ने में और हमारे संसाधन भी बढ़े हैं, तो ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है और इनसे आसानी से निजात पाई जा सकती है। बिल्कुल, डाइट की अगर हम बात करें डॉक्टर साहब, तो डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर क्या कोई विशेष प्रकार की डाइट यहाँ पर होगी या फिर पिछले 1-1.5-2 साल में जिस तरीके का खान पान हमने रखा है कोरोना महामारी से बचाव के लिए, क्या उसे ही जारी रखा जाए? उसे ही जारी रखने की आवश्यकता, विशेष खान पान की आवश्यकता नहीं है। हमें भोजन में ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे तत्वों का जैसे विटामिन सी है, जिंक है, प्रचुर मात्रा में उपयोग करना चाहिए। बाकी ऐसा कुछ विशेष डाइट की आवश्यकता नहीं है। हम सामान्य हेल्थी डाइट जो ले रहे हैं उसको कंटिन्यू लेते रहें और इम्यूनिटी जिनसे बढ़ती है ऐसे अवयवों को अपने भोजन में रखें, तो कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है और कोई विशेष प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अच्छा खान पान तो हम खाएं, लेकिन इसके साथ साथ फिजिकल एक्टिविटीज़ को भी अपनी दिनचर्या में शामिल करें, एक्सरसाइजेस को, योग को, मेडिटेशन को। तो इस वक्त जो दर्शक आपको सुन और देख रहे हैं उनको किस तरीके से सलाह आप देना चाहेंगे कि बहुत ज़्यादा अगर समय नहीं भी है तो कोई बेसिक एक्सरसाइजेस जिनको करके वो खुद को स्वस्थ रख सकते हैं? जी हाँ, प्राणायाम मेरी नज़र में बहुत ज़रूरी है आज के समय में। हम लोग सिंपल प्राणायाम अगर करते हैं तो हमको बहुत लाभ होने की संभावना है। बाकी मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं आप, सांस से संबंधित जो योग होते हैं उनको करने से इसमें लाभ होने की संभावना है। तो हमको ये अपने दिनचर्या में शामिल करना चाहिए कि हम रेगुलर जो भी व्यायाम करते हैं वो करें और नहीं तो कम से कम सांस से संबंधित एक्सरसाइज प्राणायाम जरूर अपनी दिनचर्या में शामिल करें।
बिल्कुल, खासतौर पर महिलाओं को लेकर मैं अगला सवाल डॉक्टर साहब लेना चाहूंगी, क्योंकि न सिर्फ उनको अपने स्वस्थ रहने को लेकर एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर होती है, बल्कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर होती है। क्या विशेष तौर पर सलाह उनको देना चाहिए, कुछ स्पेसिफिक उनको आप बताना चाहें? जी हाँ मैडम, ये बहुत जरूरी है कि घर में महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। हमारा जो भी सामाजिक स्ट्रक्चर रहा है उसमें महिलाओं का स्वास्थ्य अपेक्षित रहा है, और महिलाओं में भी गर्भवती महिलाओं को मैं खास ध्यान रखने की बात कहता हूँ, क्योंकि स्वाभाविक रूप से उनकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। तो उन लोगों को अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने की बहुत आवश्यकता है। और गर्भवती महिलाओं के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि चूंकि इम्यूनिटी कमजोर रहती है, तो ऐसे सार्वजनिक स्थलों से जाने से बचना चाहिए। बाकी जो सामान्य कोरोना के प्रयोग बचाव जो उपाय हैं उनका उनको सतर्कतापूर्वक पालन करना चाहिए। हल्के फुल्के व्यायाम जो किए जा सकते हैं गर्भावस्था में वो करते रहना चाहिए, और प्राणायाम वगैरह करना चाहिए। हेल्दी डाइट और लेते रहना चाहिए, और अगर सामान्य लक्षण आते हैं तो उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, तुरंत डॉक्टर से जाके दिखाना चाहिए, और लाक्षणिक उपचार या जो भी जांच के बाद निकलता है उसके साथ में इलाज कराना चाहिए। बिल्कुल, महिलाओं की जो ज़िंदगी होती है वो बहुत व्यस्त होती है, लेकिन आप सभी को ये समझना होगा कि आपकी ज़िंदगी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरे परिवार की जिम्मेदारी आपके कंधों पर। इसलिए थोड़ा सा समय ज़रूर निकालें, और जैसा कि डॉक्टर साहब ने सलाह दी है व्यायाम को लेकर, एक्सरसाइज को लेकर, उसे ज़रूर दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। जिस तरीके से डॉक्टर साहब कहा जा रहा है कि डेल्टा प्लस वेरियंट कोरोना की तीसरी लहर का संकेत हो सकता है, और कहा यह भी जा रहा था कि तीसरी लहर सबसे ज़्यादा बच्चों पर घातक साबित होगी, और इन दोनों ही बातों को अगर जोड़कर देखा जाए तो क्या समझा जाए कि डेल्टा प्लस वेरियंट बच्चों के लिए ज़्यादा खतरनाक? हाँ, ऐसा संभव है कि ये बच्चों पर ज़्यादा प्रहार करे या बच्चों पर ज़्यादा इसका असर देखने को मिले। लेकिन चिंता की विषय नहीं है, क्योंकि अब हम लोगों की तुलनात्मक रूप से समझ और तैयारी कोरोना से लड़ने की बेहतर है। और अगर हम लोग सही कोरोना के जो सामान्य बचाव हैं वो रखेंगे, तो कोई कारण नहीं है कि डेल्टा वेरिएंट से हम लोग न लग सकें। और बच्चों के लिहाज से भी गवर्नमेंट सेक्टर में भी शासन प्रशासन की तरफ से भी स्पेसिफिक पीडियाट्रिक्स डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है, और कोविड आईसीयू, पीडियाट्रिक आईसीयू वगैरह हम लोग तैयार कर रहे हैं, ताकि समय रहते जल्दी कोविड पर डेल्टा प्लस वेरिएंट पर बच्चों पर इतना असर ना आए, ऐसा स्थिति बने। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत बड़ी समस्या ये भी है कि वैक्सीन अभी तक बच्चों को लगनी शुरू नहीं हुई है, और बच्चे बहुत ज़्यादा खाने पीने को लेकर भी आनाकानी करते, एक्सरसाइजेस भी नहीं करते, तो समस्या वहाँ पर ज़्यादा है। माता पिता को यहाँ से आप क्या सुझाव देना चाहेंगे जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं? देखिए, बच्चे ना माता पिता को फॉलो करते हैं। अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे बच्चे अपने आप सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। हम जैसा भोजन करते हैं बच्चे भी उसको मोटिवेशन से लेते हैं। ये बात सही है कि बच्चों को वैक्सीनेशन, हालांकि ट्रायल चल रहे हैं, आने वाले समय में जल्दी ही बच्चों का भी वैक्सीनेशन संभव होगा, लेकिन जब तक नहीं है तब तक बचाव ही उपाय है। और बचाव के लिए सबसे सरल तरीका है, जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, या आप जब भोजन कर रहे हैं तब उनके साथ भोजन में बच्चों को समय दें, तो कोई कारण नहीं है कि वो लोग आपको फॉलो नहीं करेंगे। ये स्वाभाविक मानवीय गुण है कि बच्चे जैसा देखते हैं वैसा करने लगते हैं, तो वो आसानी से किया जाता है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि बच्चों के खान पान का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए। लेकिन डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जो हालात देखे थे, सबसे ज़्यादा जो अटैक कोरोना वायरस का देखने को मिला वो बुजुर्गों पर देखने को मिला। बड़ी तादाद में लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ऐसे में डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर क्या कुछ सलाह बुजुर्गों को देना चाहेंगे? क्या एक्स्ट्रा प्रिकॉशन उन्हें लेने की ज़रूरत है इस बार भी? जी हाँ, माने बुजुर्गों का तो इम्यूनिटी कमजोर हो जाता है समय के साथ, तो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाए रखना, खान पान का ध्यान रखना, और एक्सरसाइज करना, सामान्य प्रिकॉशंस का वो करना, अपना जो भी अगर उनको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, तो उसका नियंत्रण रखना, समय समय पर जांच कराते रहना, और आवश्यकता पड़ने पर अगर कोई सा भी लक्षण प्रतीत होता है तो इमीडिएट अपने निकट के डॉक्टर से सलाह लेने की मैं सलाह देता हूँ। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बुजुर्ग लोग खासतौर पर अपने खान पान पर विशेष तौर पर ध्यान दें। लेकिन वो लोग, खासतौर पर वो बुजुर्ग जो पहले से गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, जिनका पहले से ट्रीटमेंट चल रहा है, उनके लेकर भी समस्याएं बहुत ज़्यादा है। वैक्सीन भी लगवाने से वो कतरा रहे हैं, क्योंकि पहले से उनके अलग अलग बीमारियों के कोर्सेज जारी हैं। उन बुजुर्गों को क्या कुछ आप यहाँ से सलाह देना चाहेंगे? क्या उनके लिए वैक्सीन पूरी तरीके से सेफ है? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है।
जिन लोगों जो एक तो एज फैक्टर होता है, दूसरा फिर हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है या कोई भी क्रॉनिक डिसीज है, तो वो लोग और ज़्यादा वल्नरेबल ग्रुप में आते हैं। इसलिए उन लोगों को सरकार ने भी शुरू से ही वैक्सीनेशन में प्राथमिकता दे रखी है और हम लोग भी ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी बुजुर्ग लोगों का इम्यूनाइजेशन पूरा हो सके। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि घबराने की जरूरत नहीं है, वैक्सीन से कोई तकलीफ नहीं होती है, वैक्सीन पूर्णतः सुरक्षित है और आप वैक्सीनेशन में जरूर भाग लें और अपना वैक्सीनेशन पूरा कराएं। बिल्कुल, डॉक्टर्स को चाहिए कि आप जिस तरीके से आप सलाह दे रहे हैं, तमाम डॉक्टर्स यहाँ पर जागरूक कर रहे हैं बुजुर्ग जो बच रहे हैं, चाहे फिर वो शुगर के मरीज हो या फिर ब्लड प्रेशर की समस्या उनको हो या किसी अन्य बीमारी से ग्रसित हो, वैक्सीन आप ज़रूर लगवाएं क्योंकि बहुत ज़्यादा वो ज़रूरी भी है। लेकिन जिस तरीके से गाँव के जो लोग हैं डॉक्टर साहब, अभी भी वो कोरोना महामारी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो मानते ही नहीं कि कोरोना जैसी कोई बीमारी है, मास्क नहीं पहनते हैं लोग, वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं और किसी प्रकार के खास ट्रीटमेंट को तो बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। उनको क्या सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि अब डेल्टा प्लस वेरिएंट भी सामने आ चुका है और यहाँ से जो मुसीबतें और बढ़ सकती हैं? ये बात सही है कि हमारे यहाँ गांव में अभी भी जागरूकता उतनी नहीं पहुंची है और कई जगह ऐसा देखने में आता है कि ग्रामीण लोग वैक्सीनेशन नहीं कराना चाहते हैं या उससे इनकार कर देते हैं या वो और वैक्सीन से जुड़ी भ्रांतियों से प्रेरित हो जाते हैं और वैक्सीनेशन नहीं कराना चाहते हैं। लेकिन इसका सरल तरीका यही है कि वहाँ के जो अधीन लोग हैं और जो शासन प्रशासन के लोग हैं वो ग्रामीण जनों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करें और वैक्सीन सुरक्षित है ऐसा एक जागरूकता अभियान जगह पे चलाया जाए ताकि सारे लोग जन भागीदारी से वैक्सीनेशन में सहयोग करें और सम्मिलित हों और वैक्सीनेशन का काम किया जा सके। बिल्कुल, सभी को ये समझने की ज़रूरत है कि ये बीमारी है और अभी ये खत्म नहीं हुई है। ऐसे में तमाम प्रिकॉशंस लोग ज़रूर लें। वैक्सीनेशन को लेकर भी बहुत बार सवाल ये किया जाता है कि एक डोज ले ली, दोनों डोज भी ले ली, लेकिन उसके बाद क्या उसके बाद भी कोई अन्य वैक्सीन लेने की ज़रूरत है? क्योंकि रिपोर्ट्स लगातार ये कह रही हैं कि 3 से 6 महीने तक ही वैक्सीन का असर रहेगा। नहीं, अभी तक ऐसा गाइडलाइन नहीं आया है और सबसे बात यह है कि वैक्सीनेशन कंप्लीट होने के बाद उसका इम्यूनाइजेशन का असर रहेगा और अगर समय के साथ ऐसा आएगा कि और बूस्टर डोज लगाने की आवश्यकता है तो वो भी लगवाई जाएंगी, पर वर्तमान में ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है। अपना वैक्सीनेशन 2 डोज का ही है और 2 डोज का वैक्सीनेशन कंप्लीट करने के बाद अभी कोई बूस्टर डोज जैसी वैक्सीनेशन का कोई गाइडलाइन नहीं आई है। बिल्कुल, जो तमाम गाइडलाइंस हैं उनका अनुपालन कर लोग वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, फिर चाहे वो पहली डोज हो, दूसरी डोज हो, दोनों डोजेस कंप्लीट ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। देखिए, लोगों को भी ये समझना होगा कि जो आपके मन में डर है, जो भ्रम है, उसे आप खत्म करें और तमाम अफवाहों पर तो बिल्कुल भी विश्वास ना करें। हालांकि हम आपको बिल्कुल भी डरा नहीं रहे हैं, हम ये बस समझा रहे हैं कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, ये त्रासदी और बढ़ी है। ऐसे में गाइडलाइंस का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं और हाथ सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करते रहें। फिलहाल कोविड ओपीडी में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।